अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। रशिया और यूक्रेन की वॉर, इसमें डेली बेसिस पे एक नई डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, नए तरीके से एक शिद्दत इसमें पैदा हो रही है। और जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन, उनकी तरफ से बार बार ये तंबीह आ रही है कि वॉर जो है वो ग्लोबल नेचर इख्तियार कर रही है और स्पिल आउट हो रही है, और ऐसी वॉर सामने आने लगी है जो कि शायद पूरे यूरोप को और यूएस को इस वॉर के अंदर लपेट लेगी। मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि कुछ ही दिन पहले बाइडन ने ये डिसीजन अपनी जारी की थी कि यूक्रेन के पास, जो ज़ेलेंस्की के पास अटैकर मिसाइल्स हैं, जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं और सैटेलाइट गाइडेड मिसाइल्स हैं, उनके लिए बाइडन ने इजाज़त दे दी थी ज़ेलेंस्की को कि तुम इनको इस्तेमाल कर लो। और फौरी तौर पे ज़ेलेंस्की ने, हालांकि ये बात तो काफ़ी महीनों से चल रही थी, ज़ेलेंस्की कोशिश कर रहा था कि उसको इजाज़त मिल जाए, लेकिन मिल नहीं रही थी, कुछ डिलेज थे उसमें। और अब जबकि बाइडन जो है इलेक्शन हार चुका है और वो बिल्कुल एक इंटरम पीरियड के लिए, कुछ महीना एक के लिए जो है वो यहाँ पे बैठा है, और उसका बैठने का मकसद सिर्फ ये है कि अच्छे तरीके से चीज़ें हैंड ओवर कर दी जाएं ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इसी छोटे से जो गैप है, एक महीने का गैप आप समझ लें, इसके अंदर अंदर बाइडन ने इतना बड़ा डिसीजन जो है वो थ्रो कर दिया, और ज़ेलेंस्की ने एक मिनट भी नहीं लगाया और उसने अटैकर मिसाइल्स जो है ना वो रशिया के सॉइल के अंदर गिरा दिए हैं, और वहाँ पे हलाकतें भी हुई हैं, नुकसान भी हुए हैं। और उसके बाद, और ये एक नहीं बल्कि कुछ एक से ज़्यादा अटैकर मिसाइल से, 6 या 8 अटैकर मिसाइल से जिनसे ये हमला किया गया। और अगले ही मतलब विद इन 24 आवर्स जो ब्रिटिश मेड स्ट्रॉम शैडो मिसाइल्स थे, वो उनके लिए भी ब्रिटिश की तरफ से इशारा आ गया, और ज़ेलेंस्की ने स्ट्रॉम शैडो ब्रिटिश मेड मिसाइल्स भी दाग दिए रशिया के सॉइल के अंदर। और इन दोनों कामों के बाद जो है ना बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर ये आया हो गया कि यूएस और ब्रिटेन दोनों जो है इस वॉर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो बिल्कुल भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि सीज फायर की तरफ कोई बात आए, पीस नेगोशिएशन की तरफ कोई बात आए, जंग बंदी की तरफ कोई बात आए, ऐसी उनका ख्याल नहीं। बल्कि वो ऐसा मतलब इंस्टिगेट करना चाह रहे हैं, प्रोवोक करना चाह रहे हैं क्रेमलिन को या पुतिन को कि वो जब उनकी मतलब रेड लाइंस को आप क्रॉस कर दो, ताकि वो इस बात पे मजबूर हो जाए कि अब वो कोई बहुत बड़ा उसका मतलब जवाबी कार्रवाई करें। और ऐसी जवाबी कार्रवाई जो अगर यूक्रेन की सरहदों से आगे बढ़ के यूरोप के अंदर किसी भी जगह पर अटैक होता है, तो फिर उस सूरत में वेस्ट के पास, नेटो के पास, यूरोपियन यूनियन के पास ये एक बहाना बन जाएगा, मिल जाएगा उनको कि हम भी अब रशिया के साथ डायरेक्टली वॉर में इंगेज हो रहे हैं। और जब ये होगा तो बस आप समझ लें कि वर्ल्ड वॉर 3 तो अब फिर शुरू हो गई। बहरहाल पुतिन ने एक समझदारी से काम लिया। पहले तो उसने ये किया कि जो केबल्स हैं, इंटरनेट केबल्स जो कि बाल्टिक सी के अंदर से गुजर रही हैं और जो कि यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक को आपस में जोड़ती हैं, इंटरनेट सर्विसेज को जोड़ती हैं, उनको सैबोटेज कर दिया गया। और वो एक ऐसा तकलीफ है जो कि सिर्फ मिलिट्री को नहीं बल्कि तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ को इस तरह की तकरीबकारी से तकलीफ पहुंचती है। लेकिन बहरहाल इसका भी कोई प्रूफ नहीं मिला, और रशिया ने फौरी तौर पर डिनाई भी कर दिया कि हम जो है वो हमने ये काम नहीं किया। लेकिन आज सुबह जब आप उठ रहे हैं तो आपको ये खबर मिल रही है कि रशिया ने यूक्रेन के अंदर जो है इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स जो है अपना दाग दिया है। ये जो रशिया लॉन्च्ड एन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑन यूक्रेन्स सेंट्रल ईस्टर्न city of Dnipro, the Ukraine Air Force claims, without elaborating on the results of the attack, there is no immediate comment by Russia. यानी पहले तो रशिया ने कुछ कमेंट ही नहीं किया कि ये हमारी तरफ से कोई मिसाइल आया है या नहीं, और ना ही यानी यूक्रेन की तरफ से भी कुछ इसका डिटेल्स नहीं आई है कि उनकी कितना वहाँ पे नुकसान हुआ है। बहरहाल यूएस ने क्या किया, यूएस ने फौरी तौर पर इस बैलिस्टिक मिसाइल के डिनेप्रो पे हमले के बाद जो है ना एक सैंक्शंस नई लगा दी हैं गैसप्रॉम बैंक में, जो कि रशिया का सबसे बड़ा बैंक है। और इसके नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है कि रशिया जो भी गैस की फरोख्त करता है अपने इर्द गिर्द के ममालिक में, बहुत से दुनिया के ममालिक में अपनी गैस फरोख्त करता है। यूरोप के ममालिक से तो ये सिलसिला रुक ही गया था यूक्रेन वॉर शुरू होते हुए, लेकिन अभी भी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे ये गैस फरोख्त की जाती है। और ये तमाम ट्रांजैक्शन जो है ये बड़े बड़े बैंक्स के थ्रू और इंटरनेशनल जो स्विफ्ट का सिस्टम है उसके थ्रू ये होती है, और वो सब कुछ अब उसमें रुकावट आ जाएगी। यानी मजीद रशियन इस बैंक को जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान आने वाले दिनों में इससे हो सकता है। आगे देखते हैं, इसी न्यूज़ को हम चेक करते हैं। रशिया फायर्ड एक्सपेरिमेंटल मिसाइल एट यूक्रेन सेज व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने ये कहा कि भाई जी ये जो मिसाइल हमने दागा है डिनेप्रो शहर के ऊपर, ये एक एक्सपेरिमेंटल मिसाइल था। इसके यानी एक वार्म अप थी हमारा, हमने को प्रॉपर अभी जो फुल फ्लैज किस्म का एक अटैक होता है ना वो हमने नहीं किया है, बल्कि ये तो एक मतलब एक एक्सपेरिमेंटल था। और ये आपको मैं दिखा दूं डिनेप्रो का शहर कहाँ है। ये ईस्टर्न साइड पर ही है। ये जो प्रोविंसेस हैं जो कि पहले से ही रशिया की कब्जे में है, जिनमें
लुशैंक ओब्लास्ट, प्रोविंसेस को ये ओब्लास्ट कहते हैं। लुशैंक है, डोनेस्क है, ज़ेफोरासिया है, क्रिशान है और क्रीमिया तो काफ़ी साल पहले से ही रशिया के कब्जे में है। तो ये सब जो ईस्टर्न बेल्ट है जो कि रशिया के कब्जे में, इसके बिल्कुल करीब ही डिनोप्रे का ये जो सिटी है, इसके ऊपर ये मिसाइल दागा गया और इससे एक मैसेज चला जाता है यूक्रेन को कि बजाय इसके कि कीव जो उसका कैपिटल सिटी है वहाँ पर मिसाइल दाग के इस मुल्क की क़यादत को ललकारा जाए। ऐसे नहीं किया रशिया ने, बल्कि ईस्ट की तरफ का एक करीबी सिटी डिनेप्रो, इसके ऊपर ये मिसाइल दागा गया, जिससे ये मैसेज जा सकता है कीव को कि ये जो सिटी बिल्कुल ईस्ट के करीब है। तो यहाँ पर तो बेशुमार बूट्स ऑन ग्राउंड रशिया के पहले से मौजूद हैं, टैंक्स मौजूद हैं, वेपन्स मौजूद हैं। तो वो यहाँ से इस सिटी को थोड़ा बहुत तबाह करके और फिर अपने बूट्स एंड ग्राउंड जो है ना वो यहाँ पे शिफ्ट कर सकता है और इस सिटी को के ऊपर भी कब्जा कर सकता है। तो ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन सकती है लाइक यूक्रेन के लिए और यूएस के लिए और उसके जो नेटो के तमाम एलाइज हैं कि 2.5 साल वॉर के बाद भी अभी तक हम रशिया को इतना भी नहीं दबा सके कि वो इन्हीं प्रोविंसेस तक रुका रहे, बल्कि रशिया ये किसी भी वक्त जब उसका चाहे दिल तो वो इन प्रोविंसेस से निकल कर आकर के आगे की किसी भी सिटी या किसी भी करीबी ओब्लास्ट के ऊपर कब्जा कर सकता है। सो अगर ऐसा वो कर लेता है तो फिर मतलब बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा कीव के लिए, क्योंकि कीव जो है यानी ज़ेलेंस्की जो है वो तो पिछले दिनों में ये बातें कर रहे हैं ना कि हम 2025 में जंग बंद कर लेते हैं क्योंकि ट्रम्प की विक्ट्री होगी, लेकिन हम बड़ी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी के साथ ये जंग बंद करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम वीक फुटिंग पे आकर के जो है ना और ऐसी फुटिंग पे हम डिप्लोमेसी करें पुतिन के साथ कि हमें उनकी शराइत सारी माननी पड़े, बल्कि उन्हें हमारी शराइत माननी चाहिए। सो अगर ये एक और ब्लास्ट या एक और सिटी पे ये कब्जा कर लेता है तो फिर आप सोचेंगे कीव तो फिर वीक फुटिंग पे आ जाता है। सो ये होने का खदशात। अच्छा, पुतिन ने वार्न कर दिया यूएस और यूके दोनों को कि ये जो मैंने मिसाइल अब डिनेप्रो पे तो दाग दिया है, लेकिन इसके बाद अगर आपकी तरफ से एग्रेसिव एक्शन कोई आता है तो फिर वॉर एस्केलेट हो सकती है। और ये तो आपको सबको मालूम है कि डे 1 से ही ये खतरा कि अगर वॉर जो है ना एस्केलेट हो जाती है, स्पेल आउट हो जाती है यूरोप की किसी रीजन में, या जैसे पोलैंड में या फिनलैंड में या जर्मनी में या ब्रिटिश या फ्रांस या जर्मनी के साथ कुछ हो जाता है, तो फिर आप ये समझे कि पूरा यूरोप इस वॉर में दाखिल हो गया और फिर आप ये समझे कि पूरी दुनिया ही इस वॉर में दाखिल हो गई। आप समझे कि वर्ल्ड वॉर 2, 3 जो है ना वो फिर शुरू हो गया है ये दूसरे अल्फाज में। तो पुतिन जो है ना बार बार ये वार्निंग्स तो दे रहा है, मगर इस वार्निंग को जो है ना वो सीरियसली ले नहीं रहे, ना यूरोप के ममालिक ना नेटो के मेंबर्स। एक और खबर आप देख लें कि ज़ेलेंस्की वेलकम्स यूएस डिसीजन टू गिव लैंड माइन्स टू यूक्रेन अमिड क्रिटिसिज्म फ्रॉम 8 ग्रुप्स। और ये लैंड माइन्स के बारे में आपको बता दूं कि ये इतने इनह्यूमन किस्म की जंगी स्ट्रैटेजी होती है कि आप किसी भी रीजन को जो है ना दुश्मन की पहुंच से मतलब बचाने के लिए आप पूरे रीजन में, पूरे एरिया में मीलों मतलब बड़े इलाके के अंदर लैंड माइन्स बिछा देते हो और उससे फिर ये होता है कि कोई भी वहाँ पे मतलब एक बफर जोन ही बन जाता है और दोनों तरफ की जो आर्मीज है ना वो उधर एंटर होने से फिर घबराती हैं। और होता ये है कि जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है, वो जंग जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद भी कई साल जो है ना वो लोग जो सिविलियंस होते हैं, जो आम शहरी होते हैं, वो इन लैंड माइन्स में फंस के उनकी जानें ज़ाया होती रहती हैं। सो ये एक बड़ा इनह्यूमन सा स्ट्रैटेजी है जिसको यूएन जो है वो बिल्कुल डिस्करेज करता है। एड की जो ग्रुप्स हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स हैं, वो भी इसके खिलाफ जो है वो करती रहती हैं, अपने कैंपेन्स करती रहती हैं कि लैंड माइन्स नहीं बिछाने चाहिए। सो अगर ज़ेलेंस्की को यूएस ने इजाज़त दे दी है कि तुम लोग लैंड माइन्स लगा दो, तो फिर आप ये देख लो कि ये जितने भी सूबे ईस्ट की तरफ रशिया के कब्जे में, उसी के आगे एक बेल्ट, एक बफर जोन के अंदर डेफिनेटली कीव जो है वो 30 मील या 20 मील के चौड़ी पट्टी में जो कीव है वो लैंड माइन्स अगर लगा देगा तो फिर आप ये सोचो कि ये तो फिर एक बफर जोन बन जाएगा जिसमें ना रशियन फोर्सेस आगे को जा सकेंगी, ना यूक्रेन की फोर्सेस जो है ना इस तरफ को खुल करके आ सकेंगी। तो फिर क्या होगा? फिर तो वही हो जाएगा जो कि इस वॉर के शुरू होने से पहले का स्टेटस को है, उसी तरह का ये दोबारा बन जाएगा। तो फिर क्या पिन्हा है इस किस्म की स्ट्रैटेजी में, क्या फायदा होगा ज़ेलेंस्की को? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इट्स अ वेरी इनह्यूमन टाइप ऑफ थिंग, और इससे ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद भी कई दिहाइयाँ वो सारा लैंड जो है ना वो उसमें सिविलियन पॉपुलेशन वापस नहीं आ सकती, उसमें कोई रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। और वही लोग जो कि ये लैंड माइन्स लगा के चले जाते हैं, उनको लगाने में तो शायद दिन लग जाए या कुछ महीने लग जाए, लेकिन उनको क्लियर करने के लिए, उनको वापस हटाने के लिए वो दोबारा
دوبارہ واپس نہیں آ پاتے اور پھر وہ لینڈ مائنس جو ہے نا وہ وہیں پڑی رہتی ہیں اور انسانی جانوں کے ضیاع کا باعث بنتی چلی جاتی ہیں. سو ایک اور جگہ سے ہم دیکھتے ہیں یہ نیوز جو ہے یہ مین اسٹریم میڈیا میں تو ابھی تک نہیں آئی ہے، لیکن کچھ ڈیلی میل ہے جس نے اور کچھ اور پیپرز ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ جو کچھ پیپرز لیک آؤٹ ہوئے ہیں جرمنی کے گورنمنٹ کے، جن میں یہ پلان سامنے آیا ہے کہ جو جرمنی کا جو نیشنل ڈیفنس ہے اس کو ہم نے موبلائز کرنا ہے، ہم نے اس کی آرم فورسز کو ایکٹیویٹ کرنا ہے جرمنی کی، ہم نے اس کو بڑھانا ہے یا اس کو جو بھی ان کو ضروریات ہیں ان کی پوری کرنی ہے، اور 8 لاکھ جو ہے نا نیٹو کی ٹروپس جو ہیں وہ ہم نے اکٹھے کرنی ہے. اور ظاہر جرمنی کے یہ اگر لیک ہے تو اس 8 لاکھ میں جرمنی کے بھی بہت سارے فوجی ہوں گے اور اس کے علاوہ بھی نیٹو کے تمام ممبران جو ہیں وہ مل کر کے کسی بھی پوائنٹ میں شاید پولینڈ میں یا جرمنی میں یا کسی بھی مطلب یوکرین سے ملکہ کسی بھی کنٹری کے بارڈرز کے قریب جمع کرنے اور اکٹھے کرنے کی بات کر رہا ہے. دیٹ مینس کہ پورا یورپ جو ہے نا وہ ورلڈ وار 3 کی پریپریشن کر رہا ہے اور یہ بڑا ہی خطرناک ہے. اور میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ کچھ مہینے پہلے یورپ کے مختلف ممالک کے جو ڈیفنس چیفس تھے بہت سارے ان میں سے ان کے بیانات آئے تھے اکٹھے، یعنی ایک دن کے فاصلے پہ کہ ہاں یورپ کو جو ہے نا مطلب ایک بڑی وار کے لیے تیار ہونا ہے اور ہمیں اپنی سویلینس کو انہوں نے میسج دیا کہ آپ وار کے لیے تیار ہو جاؤ. سو یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب ایک ایسی وار جو بالکل ایزیلی اوائڈ ہو سکتی ہے، کیونکہ صرف اگر زیلنسکی یہ کہہ دے کہ میں ابھی فی الحال نہ نیٹو میں جانا چاہ رہا ہوں نہ یورپین یونین میں جانا چاہ رہا ہوں، تو پہلے ہی اتنا بڑا یورپین یونین ہے اس کو اور بڑھانے کی کیا ضرورت ہے، کیوں یہ پنگا لینے کی ضرورت ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو بہت سے پروگرامز پہلے بھی کر چکی ہوں. کیا یہ ایک پاور گیم ہے، یعنی پاور جو گیم کے لیے یہ جو پاورفل نیشنز ہیں نا یہ پورے یورپ کے جو سویلینز عوام ہیں، پورے کروڑوں لوگ ان کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں اور ان کو اتنی بڑی ڈیزاسٹر کی طرف دھکیل رہے ہیں. سو دس شوڈ ناٹ ہیپن. بہرحال اس طرح کی بہت ہی ڈینجرس نیوز ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں. لاسٹ میں بس یہ میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ پوٹن نے یہ کہہ دیا ہے کہ وار جو ہے نا وہ گلوبل ہونے لگی ہے، اور اس نے وہی وارننگز جو وہ پوٹن ڈے 1 سے دے رہا ہے کہ ویسٹ کو جو ہے نا کیئرفل تھنکنگ کرنی چاہیے اور جو ہے یہ وار جو ہے گلوبل ہو سکتی